बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने भाषा के भेद, उसकी परिभाषा, उदाहरण, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम लोग वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ध्वनि क्या है और वर्णमाला क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। और मानव सभ्यता के विकास में मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, बाद में लिखना। जैसे जैसे मानव समाज का विस्तार अर्थात वो फैलता गया, मानव समाज का विस्तार हुआ, वैसे वैसे लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ने लगी। साथ ही साथ अर्जित ज्ञान को, यहाँ एक शब्द आया है अर्जित ज्ञान। तो अर्जित ज्ञान का मतलब जो जानकारी हमने प्राप्त की है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना। तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बढ़ी। तो इस तरह से जैसे जैसे मनुष्य अक्षरों के बारे में जाना, वैसे वैसे वो फिर अपने हिसाब किताब और बाकी चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे लिखकर सुरक्षित रखने लगा। और इस तरह से इस ज्ञान की आवश्यकता और उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बढ़ गई। अतः मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है चिन्ह। तो चिन्ह का अर्थ होता है निशान। तो इस तरह से किसी चीज़ के लिए कोई निशान बना दिया जाता है तो वो चिन्ह कहलाता है। यही ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण शब्द ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्ण ध्वनियों के लिखित और उच्चरित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इन्हीं वर्णों के उचित संयोजन से शब्द एवं वाक्य बनते हैं और भाषा का लिखित रूप भी प्रकट होता है। अतः वर्ण भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इन्हीं वर्णों के उचित संयोजन से शब्द और शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य और वाक्यों के उचित संयोजन से भाषा बनती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक शब्द जो सार्थक शब्द होता है और उसी तरह के और भी शब्द मिलकर जो सार्थक शब्दों का समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्यों के उचित संयोजन से भाषा बनती है। और जब हम अपने विचार बोलते हैं तो हम उसमें बहुत सारे वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी भाषा कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है, ये हम लोग जाने। अब है कि ध्वनि चिन्ह क्या है। अब यहाँ पे एक वाक्य है, माँ ने मुझे प्यार किया। जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है कि माँ ने मुझे प्यार किया, यह वाक्य शब्दों के उचित संयोजन से बना है। यानी कि इसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, तो वो बिल्कुल सही ढंग से हुआ है, वो सभी शब्द सार्थक हैं। तो यह वाक्य उचित शब्दों के और सही शब्दों के संयोजन से बना है। और ये शब्द हैं माँ, प्यार, मुझे, ने, किया। ये सभी शब्द
वर्णों के उचित संयोजन से बने हैं। आइए देखें कि इनमें किन किन वर्णों या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि म में आ चंद्र बिंदु के साथ माँ, न में ए जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो ने, और म उ और झ ए, ये दोनों सभी वर्ण मिलकर मुझे, और प य आ र अ प्यार, क ई य आ किया। तो ये सारे जो है ध्वनि चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शब्दों को तोड़ने से हमें ध्वनि चिन्ह प्राप्त हुए, यानी कि शब्दों में से स्वर और व्यंजन जब हम लोग अलग करते हैं तो ध्वनि चिन्ह मिल जाते हैं, और यही ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इन ध्वनि चिन्हों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, और इस तरह से वे ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वर्णों का प्रयोग लिपि चिन्हों एवं ध्वनि चिन्हों के रूप में किया जाता है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं, अतः अनेक ध्वनि चिन्ह भी बनाए गए। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने का एक विशेष क्रम बनाया गया, अर्थात व्यवस्थित किया गया। ध्वनि चिन्हों के इस समूह को वर्णमाला कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें हैं कि वर्णों का प्रयोग करने के लिए कई ध्वनि चिन्ह बने हैं, और ये प्रत्येक भाषा में ये ध्वनियाँ जो है वो बहुत सारी होती हैं, अनेक होती हैं, और ये ध्वनि चिन्ह भी अनेक बनाए जाते हैं, और इसे एक क्रम में लिखा जाता है, और इसे इस क्रम में ही व्यवस्थित किया गया है। लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। आइए देखें इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, व्यंजन है, स्वर है, अनुस्वार है, विसर्ग हैं और व्यंजन है। तो इसमें स्वरों की संख्या 11 दी गई है, और इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। यहाँ हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब है अनुस्वार, और अनुस्वार में जो है वो एक है अ, उसके ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी है अंग, इसका उच्चारण अंग होगा। और विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग भी एक है अह, और विसर्ग में 2 बिंदु लगाया जाता है, और उसका उच्चारण ह की तरह होता है अह। व्यंजन 35 है, इसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड, और यहाँ पे ड और ढ होता है, जिसे हम लोग जैसे पेड़ लिखते हैं तो ड लिखते हैं, पढ़ लिखते हैं तो ढ लिखते हैं, और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये कुल वर्ण जो है वो 48 हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। स्वर, इसमें जो है वो पहला स्वर है, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाती है। वो सब स्वर कहलाते हैं जिसमें कि मुख से हवा जो है बिना रुके, जिसका उच्चारण हम लोग करते हैं, तो उसमें बिना रुके मुख से उसका उच्चारण होता है, और वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये स्वर हैं अ, आ, जैसा कि अभी हम लोग चार्ट में देखे थे, ऊपर लिखा हुआ था बॉक्स में, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये जो है वो 11 स्वर हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख एवं नासिका दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, पूंछ, हंसना आदि। और शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आने पर यह बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे हैं, हमें आदि। तो इस तरह से अनुनासिक और अनुस्वार हैं। अनुस्वार में बिंदु लगाया जाता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब है विसर्ग। विसर्ग इस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है। स्वर रहित ह, उसके समान इसका उच्चारण किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है, जैसे प्रायः, पुनः आदि। और यह अयोगवाह किसी भी अक्षर के सामने लगाया जाता है, जैसे दुख, प्रातः, अतः, ये सारे शब्द हैं जिसके आगे विसर्ग का प्रयोग होता है। अब इसके बाद व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है, अतः ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है, और वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 35 है। यहाँ पे व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं, जैसे क बोलते हैं या त बोलते हैं या च बोलते हैं, तो इसमें मुख से हवा जो है वो रुक के निकलती है, और इसमें जो है उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। और इसकी संख्या कुल 35 है। जैसे क में अ स्वर मिलाएंगे क बनेगा, प में अ मिलाएंगे तो प बनेगा। यहाँ व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ ऊष्म व्यंजन और आगत वर्ण, ये और हलंत, ये हिंदी हलंत शब्द जो है वो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में अ मिलाकर लिखा जाता है, क्योंकि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। और जिन व्यंजनों में अ नहीं होता उनके नीचे तिरछी लकीर दर्शाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे म, क, च और प। इसमें ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क में, तो यहाँ जब उसमें से स्वर निकाल देते हैं तो उसके नीचे एक तिरछी लाइन खींचते हैं, छोटी सी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क में एक तिरछी लाइन खींची है और यहाँ पे प में तिरछी लाइन खींची है, तो इसे हलंत कहते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि इसमें स्वर नहीं है, और ये केवल इसे आधा क
के रूप में इसका उच्चारण होता है और ये आधा प कहलाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर हलंत का प्रयोग हुआ है। व्यंजन के भेद भी हैं और जिसमें उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के 4 भेद बताए गए हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है और क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें कंठ का मतलब होता है गला, तालु मतलब जीभ के ऊपर तालु जो होता है, और मूर्धा, इन सब जगह का प्रयोग होता है। और यहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उसे जो है वो 5 वर्ग हैं इसके। क वर्ग, क ख ग घ अंग। और इसका उच्चारण जो है, इन व्यंजन का उच्चारण कंठ का जिह्वा के मध्य भाग से स्पर्श होकर निकलता है। अब है च वर्ग, च छ ज झ इय। इसमें तालु का जिह्वा के अग्रभाग से स्पर्श होकर निकलता है। और ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, मूर्धा का जिह्वा के अग्र सिरे से स्पर्श होकर ये ध्वनियाँ, ये वर्ण निकलते हैं, व्यंजन। और त थ द ध न, इसका जो है उच्चारण दांत का जिह्वा के अग्र सिरे से स्पर्श होकर होता है। और प फ ब भ म, ओंठ या ओंठ से स्पर्श होकर ये निकलते हैं। तो इस तरह से व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। और इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित रहने वाला। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी स्पर्श नहीं करती। हवा भी बहुत कम समय के लिए ठहरती है, आधा कार्य हो पाता है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म, और इनकी संख्या 4 है, श, स, स और ह। घर्षण अर्थात रगड़ के कारण उच्चारण होने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगत वर्ण, विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे जमींदार, ज़िला, सज़ा, ज़रा। तो अंगा, इय, ड़, न, म वर्णों का उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श के साथ साथ नासिका से भी होता है, अतः इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आगत वर्ण, इसे नुक्ता लगाना भी कहते हैं, कि व्यंजन के नीचे नुक्ता लगाना बाईं तरफ। ड़ और ढ़ वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते, इसलिए मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ना, पीड़ा, बड़ा। तो ये शब्द जो है हमेशा बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजन के 4 भेद हैं। अब हम लोग मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके स्थान पर उनके चिन्ह अर्थात मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग स्वरों की मात्राएं एवं उनका प्रयोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन में हम लोग यहाँ पे
पढ़ेंगे ये। सबसे पहले मुक्त शब्द, संयुक्त व्यंजन। जब हमने पढ़ा कि व्यंजन बिना स्वर के प्रयोग में नहीं आते, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्द में बिना स्वर के 2 या 3 व्यंजन आ जाते हैं और ये संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो म, उ, क, त मुक्त। और स्वस्थ, इसमें भी स है, उसके नीचे हलंत लगा है, व है, अ, स, थ, अ, स्वस्थ। और स, व, आस, थ, य, अ, इसमें से बहुत सारे हलंत वाले शब्द हैं जिसमें स्वर नहीं है और वो आगे लिखा हुआ है जो उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्वास्थ्य बना। और जन्म, ज, अ मिलकर ज बना है। और न आधा म और अ, ये जन्म, यहाँ पर वर्ण विच्छेद हुआ है। कर्म, क, अ से क पूरा बना और यहाँ पे र आधा है, इसलिए र केवल लिखेंगे, इसके आगे व्यंजन स्वर नहीं रहेगा और म और अ रहेगा। और विशेष संयुक्त व्यंजन हिंदी में विशेष रूप से लिखे जाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और इसमें क्ष जो है वो क और श से बनता है, त्र, त, र से बनता है, ज्ञ, ज और इ मिलकर बनता है और श्र, श और र मिलकर बनता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं, जैसे क्ष से बनता है कक्षा, क्षमता, क्षमा, क्षण, क्षेत्र। त्र है सूत्र, पवित्र, त्रिवेणी, त्रिकोण, त्रैमासिक, ज्ञानी। और ज्ञ से बनेगा ज्ञानी, यज्ञ, प्रज्ञा, अज्ञ, आज्ञा। और श्र से बनेगा श्रवण, श्रुति, श्रम, श्रीमान, श्रमिक। तो इस तरह से ये जब एक ही व्यंजन, द्वित्व व्यंजन भी होते हैं, जब एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार होता है, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, यहाँ पे प के बाद आधा क है, उसमें स्वर नहीं है, और क है जिसमें आ स्वर है। तो इस तरह से पत्ता, डिब्बा, मक्का, भद्दा आदि। तो ये सभी जो है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और र व्यंजन के भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। शब्दों में र व्यंजन का उच्चारण 2 प्रकार से होता है। उसी के आधार पर र स्वर रहित को लिखने में भी अंतर आ जाता है। तो इसमें यहाँ जैसे कि यहाँ पे प के साथ र है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, प्रेम, प्रणाम शब्द जैसे हम लोग लिखते हैं। और क्रम में भी क में बाईं तरफ जो है वो तिरछी लाइन बनाई गई है। तो ये जो है क्रोध, क्रमशः, क्रय आदि शब्द हम लोग इसका प्रयोग करके लिखते हैं। और अब है कर्म। तो कर्म में जो है वो उसमें भी र जो है वो ऊपर की तरफ म से पहले र का उच्चारण आ रहा है, इसलिए जो है उसे म के ऊपर लगाया गया है। कर्म, मर्म, चर्म इत्यादि शब्द इस तरह से लिखे जाते हैं। अब है धर्म। और धर्म में जैसे ध, अ, उसके बाद आधा र है और म से पहले र का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर म के ऊपर र की मात्रा लगाई गई है। अब हम लोग देखेंगे ट्रक और ड्रम। इसमें नीचे जो है वो ये चिन्ह लगाया गया है और इससे हम लोग शब्द ऐसे चिन्ह से लिखते हैं, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा। तो ये सारे शब्दों में इस निशान का प्रयोग किया जाता है। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के द्वारा हमें पता चल जाता है कि इसमें स्वर व्यंजन क्या है। तो किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद करके हम शब्दों की बनावट को
भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कब, कब शब्द में क में अ स्वर है और ब में अ स्वर है। तो जब हम इसका वर्णों में स्वर और व्यंजन को हम अलग करेंगे, तो जब क में से हम स्वर निकालेंगे तो क के नीचे हलंत आ जाएगा और अ स्वर उसके साथ प्लस हो जाएगा, तो वो पूरा क बन जाएगा। और इसी तरह से ब में से हम अ स्वर निकालेंगे तो ब व्यंजन जो है वो हलंत के साथ लिखा जाएगा, तिरछी लाइन उसके नीचे लगी है, और इस तरह से वो स्वर और व्यंजन अलग हो जाएंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो ब अ मिलकर ब बन जाएगा, तो कब हो जाएगा। इसी तरह से नाम और दिन, इन दोनों में भी न में से आ स्वर हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आ उच्चारण आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो इसलिए हम न के साथ प्लस करेंगे आ, तो ना बन जाएगा। और फिर म लिखने के लिए हम लोग म में से स्वर अलग कर देंगे, तो म प्लस अ हो जाएगा। और इसी तरह से दिन में भी होगा, द और ई, न और अ मिलकर, द में जब हम ई स्वर जोड़ेंगे तो दी बन जाएगा, और न में जब अ स्वर जोड़ेंगे तो न बन जाएगा, तो दोनों मिलकर दिन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हमने इससे क्या सीखा। तो इन सारी चीज़ों से हमने ये सीखा कि वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्ह एवं लिपि चिन्ह दोनों रूपों में किया जाता है, और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 35 व्यंजन तथा अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग ध्वनियाँ हैं। ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जाने हैं। और अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित हैं, और व्यंजन के साथ स्वरों को लिखने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, और बिना स्वरों के व्यंजनों को लिखने पर उनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, और जिन शब्द वर्णों के अंदर नीचे ये लगाया जाता है वो हलंत वर्ण कहलाते हैं, और वो शब्द जो होते हैं हलंत शब्द कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ एवं श्र विशेष रूप से लिखे जाने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसमें जो है हम लोग किस तरह से क्ष बना है क और श मिलाकर, त्र बना है त और र मिलाकर, और श्र में बना है श और र मिलाकर। तो ये संयुक्त व्यंजन हैं, और इन्हें अलग करते समय हम लोग इस तरह से करेंगे कि क और क्ष मिलकर श मिलकर क्ष बन जाएगा। अब इसमें हम लोग अब तक पूरा देखें कि किस तरह से वर्णों में वर्ण अनेक प्रकार के हैं, और इसमें जो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग और आगत वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सारे जो है वो इसके प्रकार हैं। और अब हम लोग इसके आधार पर देखेंगे कि उचित, यहाँ पे हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, तो ये सही है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। वर्णों का लिपि चिन्हों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण जो है वो लिपि चिन्ह, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि वर्णों का प्रयोग विशेष रूप से
व्यंजन और स्वर जो है ये वर्ण के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और इसमें लिपि चिन्ह ध्वनि चिन्ह नहीं है। तो ये सही है। लिपि चिन्ह जो है वो इसको लिखने का एक तरीका है जिसको व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में 48 व्यंजन है, ये गलत है। और हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं, तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में हम लोग 11 स्वर पढ़े हैं। तो इस तरह से निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। हम लोग ये चौथा प्रश्न देखेंगे कि किस तरह से इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे हंसना, हंसना शब्द जो है इसमें चंद्र बिंदु लगेगा, हंसना। और उज्ज्वल, उज्ज्वल में एक ज आधा ज है, उसमें स्वर नहीं है। और दूसरा ज जो है वो पूरा ज है, इसमें स्वर लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। तो उज्ज्वल में 2 बार आधा ज का प्रयोग होता है, तो पूरा ज इसमें नहीं प्रयोग होता है। उ प्लस इसके साथ आधा ज, फिर आधा ज, फिर वल, उज्ज्वल। और परंतु, यहाँ पे परंतु लगा है। और नर्मता, तो नर्मता की जगह पे निर्माता होना चाहिए, निर्माता। और प्रांतों की जगह पे प्रांत होना चाहिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद में श पे र की मात्रा नहीं होगी, व के ऊपर होगा आशीर्वाद, तो श पे केवल बड़ी ई की मात्रा होगी। और परेम, परेम में होगा प पे तिरछी र की मात्रा लगेगी और ये र हट जाएगा, ए की मात्रा भी नहीं रहेगी, तो प्र के ऊपर ए की मात्रा आएगी, प्रेम। और यहाँ पे प्रांतु लिखा है, तो यहाँ पे प के बाद र आएगा, परंतु हो सकता है इसका। तो और उसके बाद है दांत, दांत में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और इसके बाद है पंकज, पंकज में केवल बिंदु लगेगा। और इसके बाद है आँख, आँख में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और आर्दश लिखा है, आर्दश, आर्दश में श के ऊपर र की मात्रा हो जाएगी, द के ऊपर नहीं होगा, तो आदर्श शब्द बनेगा। और उसके बाद है पंख, पंख में केवल बिंदु होगा, पंख लिखा जाएगा। और ऊंचा, ऊंचा यहाँ पे बिंदु लगा है, वो भी दोनों के बीच में लगा है, तो ये गलत है। यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, वो भी ऊ के ऊपर। तो इस तरह से ऊंचा शब्द बनेगा। तो आज हम लोगों ने इस वर्ण विचार के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला और वर्ण, व्यंजन, स्वर, इन सब के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। और इसमें अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने जाना। और आगत वर्ण के बारे में जाना, जो कि विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि में के शुद्ध रूप से उच्चारण के लिए लिखा जाता है, और इसे नुक्ता भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कई जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।